नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में तीसरा जो पार्ट है परिवहन, वो परिवहन चल रहा है। इस परिवहन में आज प्रश्न संख्या 27 से मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 27 में क्या है। तो प्रश्न संख्या 27 है, रक्त के विभिन्न कार्यों को लिख। रक्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसे ब्लड बोलते हैं, उस ब्लड का क्या कार्य है, इसी कार्य को कहता है लिखने के लिए। मैंने रक्त के विभिन्न कार्य को लिखे। तो रक्त का कार्य जो होता है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले लिखेंगे रक्त के निम्नलिखित कार्य है। क्या लिखना है आपको? रक्त के निम्नलिखित कार्य है। यह फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। यह जो है फेफड़ा से क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में ले जाता है, ले जाने का कार्य करता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। दूसरा है, यह शरीर की कोशिकाओं से CO2 गैस को, यह जो है शरीर की कोशिकाओं से, हमारे शरीर के अंदर में जो कोशिका है, उस कोशिका से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक लाता है। हमारे हर एक सेल्स के अंदर, हमारे हर एक कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 गैस बनता है, उसको पुनः फेफड़ा तक जो है लाने का कार्य इसी रक्त का है, यानी ब्लड का है। यह पचे भोजन को छोटी आंत से भिन्न भागों में पहुंचाता है, भिन्न भागों में, अलग अलग भागों में पहुंचाता है। यानी कि पचे भोजन को छोटी आंत से, पचे भोजन को छोटी आंत से भिन्न भागों में, अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? रक्त करता है। उसके बाद यह यकृत से यूरिया को गुर्दा तक पहुंचाता है। यह यकृत से क्या करता है? यह यकृत से यूरिया को गुर्दा तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद यह शरीर के विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है, और हमारे शरीर के में जो रोग लगता है, उस रोग से, उस रोगाणु से क्या करता है? बचाने का कार्य करता है रक्त। तो चलिए आप समझ गए होंगे रक्त के विभिन्न कार्य को, रक्त का जो है क्या क्या कार्य है उसे जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी एवं शिरा में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल में धमनी लिखेंगे, एक बगल में शिरा लिखेंगे। यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। धमनी क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करने का काम करता है, वो धमनी करता है। शरीर में ये क्या करता है? रक्त को हर एक जगह भेजने का कार्य करता है। शिरा क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा कर हृदय में ले जाने का कार्य करता है। दूसरा नंबर में है, इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। धमनी वाले साइड में इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि इसमें अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो रक्त इसमें प्रवाहित होता है शिरा में। तीसरा नंबर में, इसमें रक्त तेजी से जर्क के साथ प्रवाहित होता है। इसमें धमनी में जर्क के साथ जो है ये प्रवाहित होता है, जबकि इसमें जर्क नहीं होता है, इसमें जर्क नहीं होता है, तथा रक्त
प्रवाहित तो होने की चाल धीमा होता है, और इसमें रक्त प्रवाह की चाल जो होता है वो धीमा गति से होता है, धीमी गति से होता है। इसकी गुहा पतली होती है, इसकी गुहा क्या होती है? पतली होती है, जबकि इसकी गुहा चौड़ी होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है। इसकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है, इसकी दीवार पतली होती है एवं कम लचीली होती है। मृत्यु के बाद धमनियां खाली हो जाती है। मृत्यु जब होता है व्यक्ति का तो धमनी क्या होता है? खाली हो जाता है, उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। जबकि मृत्यु के बाद सीरा में रक्त पाया जाता है। सीरा जो होता है, सीरा में अगर व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है तो रक्त पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि धमनी एवं सीरा में क्या अंतर है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। चलिए, धमनी एवं सीरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर जो है, यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। ये पूरा शरीर जो है, पूरे शरीर में रक्त को भेजने का कार्य करता है धमनी, जबकि यह रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा कर हृदय में ले जाती है। ये सीरा क्या करता है? हृदय में ले जाने का, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त फैला हुआ रहता है उस रक्त को, जो भी ऑक्सीजनित रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उस रक्त को हर एक कोशिकाओं से एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। तो वो काम कौन करता है? सीरा। दूसरा है, इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। अधिकांश क्या होता है? इसमें माने कि जो ऑक्सीजनित रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है, वो धमनी में प्रवाहित होता है, जबकि इसमें अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। इसमें बिना अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। इसमें रक्त तेजी से जर्क के साथ प्रवाहित होता है, जबकि इसमें जर्क नहीं होता है तथा रक्त प्रवाहित होने की चाल धीमा होता है। इसकी गुहा पतली होती है, इसकी गुहा पतली होती है, और जबकि इसकी गुहा चौड़ी होती है। इसकी गुहा क्या होती है? चौड़ी होती है। इसकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है, इसकी दीवार पतली होती है एवं कम लचीली होती है। मृत्यु के बाद धमनियां खाली हो जाती है, जबकि मृत्यु के बाद शिरा में रक्त पाया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन जो है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह जाने आने की जो क्रिया होता है उसको कहते हैं स्थानांतरण। उसके लिए जो विकसित तंत्र है उसको क्या कहते हैं? यानी जीव, आप जानते हैं, जीव के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण, पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो परिवहन या परिसंचरण तंत्र, यानी परिवहन तंत्र कहते हैं, या नहीं तो उसको क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। 30 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। रक्त में जो मुख्य अवयव है, रक्त प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, माने कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका जो होता है, शरीर में लाल रक्त और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात 40:1 होता है। यानी कि वो 40 भाग जो है लाल रक्त कोशिका होता है, उसके बाद 1 भाग जो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। इसमें हमें यह कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। काम में होता है अस्थि मज्जा में
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। मनुष्य के हृदय के उपस्थित 4 वेश्मों के नाम लिखे। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होता है, 4 वेश्म होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? दायां अलिंग, बायां अलिंग, दायां अलिंग, बायां अलिंग, दायां एवं बायां नीला, यानी कि दायां नीला एवं बायां नीला कहते हैं। यही 4 वेश्म है। धड़कन किसे कहते हैं? एक सिस्टल और एक डायस्टल मिलकर एक धड़कन कहलाता है। एक सिस्टल और एक डायस्टल मिलकर के क्या कहलाता है? एक धड़कन कहलाता है। यानी कि धड़कन किसे कहते हैं? यदि आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि एक सिस्टल एवं एक डायस्टल मिलकर क्या होता है? एक धड़कन होता है। जब एक सिस्टल होता है और दूसरा डायस्टल होता है, यानी कि तब उसको हम धड़कन कहते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पौधा जब वाष्प छोड़ता है तो उससे क्या होता है? जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है, यानी जल अवशोषण की दर को यह नियंत्रित कर लेता है। यह खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। खनिज लवण का जो अवशोषण होता है उसमें क्या होता है? सहायता करता है। यह पौधों में रसारोहण के लिए उत्तरदायी होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पौधों में रसारोहण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यह पौधे में तापमान को संतुलित बनाए रखता है। तापमान जो है संतुलित बनाए रखने में वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत कारगर सिद्ध होता है। पौधों में ये जो है एक तापमान जो होता है एक निश्चित सीमा तक रखने का कार्य करता है वाष्पोत्सर्जन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।